हेलो गाइस, वेलकम टू एक्शन कोड। मेरा नाम है सुजान। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वेबसाइट क्या होती है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेबसाइट क्या होती है इसके बारे में। तो यहाँ पे वेबसाइट किस तरह से वर्क करती है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि आप किसी ब्राउज़र पे जाते हो, अपने मोबाइल में कोई ब्राउज़र आप ओपन करते हो, देन जो जिस भी आपको वेबसाइट पे जानी है, जैसे google.com हो गया, facebook.com हो गया, जिस किसी भी वेबसाइट पे आपको जाना है, आप उस वेबसाइट का URL यहाँ पे डालते हो। गाइस, उसके बाद क्या होता है, उसके पीछे की प्रोसेस क्या है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे कि गाइस, अगर मैं आपको अभी बताना चाहूँ तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन बताऊँगा आपको गाइस, देन क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, और बाद में हम लोग देखने वाले यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के बारे में, और हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, और गाइस वेब सर्वर के बारे में पूरी तरीके से हम लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेने वाले गाइस। तो गाइस, इस वीडियो पे जैसे कि यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे वीडियोस यहाँ पे आने वाली है गाइस। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए याद से गाइस, ओके। क्योंकि कोई भी अगर नई वीडियो में अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, www जो कि होता है वर्ल्ड वाइड वेब, अगर कोई बोलता है www है तभी हम लोग बोलते हैं इंटरनेट है। लेकिन www या तो जो वेब है ये एक सबसेट है इंटरनेट का, एक पार्ट है छोटा सा, ओके। अगर हम लोग देखने जाए तो उसमें कितने सारे पार्ट्स आते हैं, जैसे कि वेब हो गया, ईमेल, ऑनलाइन गेमिंग, FTP मीन्स फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये सारे पार्ट्स मिला के जो होता है ना, वो एक होता है पूरा इंटरनेट। टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में जैसे ही www का इन्वेंट किया था, उसी के कुछ समय बाद उन्होंने वेब के कुछ मेन फीचर्स को डेवलप किया है। तो यहाँ पे कुछ 5 फीचर्स है, 5 फीचर्स है, तो उसके बारे में बात करते हैं, ओके। तो नंबर 1 पे आता है URL। URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ओके। ये यूनिक आइडेंटिफाई रिसोर्स होता है जो कि होता है www पे, जैसे कि www.xyz.com हो गया, या तो / लगाने के बाद और भी कुछ सारी चीज़ें आती है, ओके। और सेकेंड नंबर पे है HTTP प्रोटोकॉल। तो HTTP प्रोटोकॉल में उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि रिक्वेस्ट और रिस्पांस किस तरीके से ऑपरेट होते हैं। तो HTTP प्रोटोकॉल हो गया, रिक्वेस्ट हो गए, रिस्पांस हो गए, हम लोग थोड़ी देर में आगे देखने वाले हैं। और थर्ड नंबर पे है एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कि रिस्पॉन्ड करे HTTP रिक्वेस्ट को, ओके। एक ऐसा प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कि रिस्पॉन्ड करे HTTP रिक्वेस्ट को, जैसे कि उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वेब सर्वर सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं हम लोग उसे, ओके। एंड नंबर 4 पे है HTML टू पब्लिश डॉक्यूमेंट्स। उन्होंने www के बाद में ये सारी चीज़ें इन्वेंट की। 5th नंबर पे आता है एक ऐसा प्रोग्राम जो कि HTTP की रिक्वेस्ट को URL से ले, ओके, URL से रिसीव करेगा और उसके बाद में जो भी फाइल है उसको आउटपुट करेगा, डिस्प्ले करेगा एज अ HTML के फाइल में। कहाँ पे करेगा? तो ब्राउज़र पे करेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे ब्राउज़र। तो उन्होंने ब्राउज़र को डेवलप किया, उन्होंने HTML फाइल को डेवलप किया, उन्होंने सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, HTTP को रिक्वेस्ट करने के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसको हम बोलेंगे वेब सर्वर सॉफ्टवेयर। उन्होंने HTTP प्रोटोकॉल डेवलप किया, URL को क्रिएट किया, ओके गाइज। तो ये 5 मेन फीचर्स जो उन्होंने www के बाद उन्होंने डेवलप की। तो जैसे कि नंबर 3 पे मैंने बताया था कि वेब सर्वर सॉफ्टवेयर उन्होंने डेवलप किया, तो किस तरीके से काम करता है, उसका बेसिक क्या है। जैसे कि आपने कंप्यूटर पे, अपने कीबोर्ड पे, आपके ब्राउज़र में, ओके, आपके ब्राउज़र में आपने कोई URL टाइप कर दिया, आपने एंटर प्रेस कर दिया, ओके। तो वो जो URL है, वो जो आपका ब्राउज़र है, उस URL को वेब सर्वर पे भेजता है। कहाँ पे भेजता है? वेब सर्वर पे। और वेब सर्वर पे क्या होता है कि वहाँ पे वेब सर्वर में जो भी आपने टाइप करके, जो भी डोमेन नेम आपने सर्च किया है, वेब सर्वर पे जाके सर्च होगा, वहाँ पे मिलने के बाद वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, ओके। यहाँ से आपने HTTP रिक्वेस्ट किया और वहाँ से HTTP रिस्पॉन्स आएगा, और वहाँ से जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा वो
आपके पास एक HTML फाइल को भेज देगा आपके ब्राउज़र पे, और वो फाइल कहाँ पे दिखेगी, आपके डिस्प्ले पे दिखेगी गाइज। तो ये था सिंपल सा वेब सर्वर का बेसिक, जो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर, वेब सर्वर सॉफ्टवेयर बनाया था, वो इस तरीके से काम करता है। बेसिक फंडा मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। अभी मैं बताना चाहूँगा आपको स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है। ओके, स्टैटिक वेबसाइट में बता दूँ, सिंपल से HTML की यहाँ पे कुछ टेक्स्ट होते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जैसे कि HTML, तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट होते हैं HTML के, नॉर्मल से ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग करके आपने कुछ पैराग्राफ ले लिया, हेडिंग ले ली, या तो CSS यूज़ करके आपने स्टाइलिंग दे दी, नॉर्मल सा आपने वेब पेज बनाया। आपने हमेशा चेंज होने वाली वेबसाइट नहीं बनाई है। यहाँ पे आपने सिंपल सा एक लेआउट बना दिया पेज का, वहाँ पे इमेजेस आपने यूज़ कर दिए, तो इसी को बोलेंगे सिंपल सी जो वेबसाइट होती है जहाँ पे हमेशा कोई चेंजेस नहीं होते, तो उसी को बोलेंगे हम लोग स्टैटिक वेबसाइट। अगर डायनेमिक वेबसाइट की बात करूँ तो जैसे कि ई-कॉमर्स वेबसाइट हो गई, न्यूज़ की वेबसाइट हो गई, ब्लॉग्स की वेबसाइट हो गई, तो वहाँ पे जो कंटेंट होते हैं ना वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। या तो आप कुछ करोगे तो चेंज होगा, या तो ऑटोमेटिकली वहाँ से जो भी होते चेंज करने वाले वो लोग हमेशा चेंज करते रहते हैं, तो उसको हम लोग डायनामिक वेबसाइट बोलते हैं। बट ये जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको स्टैटिक वेबसाइट, जो कि पूरी की पूरी सिंपल होती है, वहाँ पे ज़्यादा कुछ किया हुआ नहीं रहता, वहाँ पे सिंपल सा HTML CSS और कुछ इमेजेस को यूज़ किया होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट। अभी जैसे कि मैंने बताया आपको स्टैटिक वेबसाइट में क्या होता है, स्टैटिक वेबसाइट में HTML फाइल होती है हमारी, ओके, HTML फाइल होती है हमारी, इमेजेस होते हैं हमारे, और ज़्यादा कुछ नहीं होता। ओके, तो स्टैटिक वेबसाइट कैसे होता है, जैसे कि अपने ब्राउज़र में सपोज़ आपने एक HTML फाइल बनाई है। ओके, आपके पास एक HTML फाइल है जो कि आपके सर्वर पे रखी हुई है। सर्वर क्या होता है, जैसे कि आपके पास CPU है, CPU में आपके पास हार्ड डिस्क है। ओके, तो आपको एक सॉन्ग को सर्च करना है, तो सिंपली आप जाओगे आपके हार्ड डिस्क में, आपके फोल्डर्स में जाओगे, जहाँ पे सॉन्ग्स हैं उसको सिलेक्ट कर लोगे, उस सॉन्ग को आप प्ले कर लोगे। तो आपके CPU में मीन्स आपके कंप्यूटर में जो था आपने ऐसे एक्सेस कर लिया। तो उसी कंप्यूटर को अगर मैं नेटवर्क पे रख दूँ, ओके, जिसको कि हर कोई बंदा एक्सेस कर सकेगा उस फाइल को। अभी आपका जो कंप्यूटर है आप पर्सनली खुद ही यूज़ कर पा रहे हो, लेकिन उसी कंप्यूटर को मैं नेटवर्क पे रख दूँ तो वो हो जाएगा सर्वर, जिसको कि हर कोई बंदा एक्सेस कर पाएगा। वो बंदा सर्च करेगा, आपके सर्वर पे जाएगी, सर्वर से वो फाइल एक्सेस कर पाएगा। सेम वही होता है, आपका जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है उसी को हम लोग एज अ नेटवर्क में रख देंगे ना, सबके लिए ओपन सोर्स मीन्स पब्लिक के लिए, तो वो हो जाएगा सर्वर। तो सपोज़ सर्वर पे हार्ड डिस्क के अंदर मैंने एक HTML फाइल रखी है, जैसे कि मैं बोल देता हूँ vacation.html, ओके, और एक इमेज रख दिया मैंने picture.jpg, जो कि vacation.html के अंदर इनबिल्ट है। ओके, लिंक कर दिया हमने। तो कंप्यूटर पे मैंने टाइप कर दिया आई वांट टू सी vacation.html, मैंने ब्राउज़र में लिख दिया vacation.html। तो वो क्या हो जाएगा, ब्राउज़र क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, किसके पास, सर्वर के पास रिक्वेस्ट करेगा। सर्वर के पास रिक्वेस्ट जैसी ही जाएगी तो सर्वर उस फाइल को सर्च करेगा अपने हार्ड डिस्क में। चलो ठीक है, उसको मिल गई vacation.html मिल गया। vacation.html के साथ एक JPG इमेज भी लिंक थी, तो दोनों इमेज मिल गई। तो क्या करेगा सर्वर HTML फाइल और भी अलग जो इमेज फाइल थी वो फिर से ब्राउज़र के पास शेयर करेगा, और ब्राउज़र क्या करेगा, ब्राउज़र हमको दिखाएगा, हमको डिस्प्ले करेगा जो भी वेबसाइट थी। तो स्टैटिक वेबसाइट कुछ इस तरीके से काम करती है। डायनामिक वेबसाइट किस तरीके से काम करती है उसको देखते हैं। अभी कुछ सालों में इन्वेंशन जो है वेबसाइट का इतना तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है ना, कि जो भी यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस थे और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं। ओके, तो इन्हीं सबको मैनेज करने के लिए यहाँ पे वेब सर्वर पे कुछ प्रोग्राम्स भी रन किए जाते हैं डायनामिक कंटेंट बनाने के लिए। ओके, तो ऑलरेडी कुछ प्रोग्राम्स बनाए हुए होते हैं जो कि डायनामिक कंटेंट को यहाँ पे क्रिएट करते रहते हैं हमेशा, उसको आपको बार बार क्रिएट करना नहीं पड़ता। वो सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे, पूरी की पूरी सीरीज़ ही आ रही है हमारी। ओके, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे डायनेमिक वेबसाइट किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे सपोज़ अभी मैं बोलता हूँ यहाँ पे, जैसे कि डायनेमिक वेबसाइट में HTML फाइल नहीं होती, वहाँ पे कौन सी फाइल होती है, वहाँ पे PHP फाइल होती है। PHP फाइल के अंदर हम लोग HTML की जो भी टेक्स्ट है उसको हम फिल करते हैं। PHP फाइल ऑटोमेटिकली प्रोग्रामिंग जो होती है PHP की ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है उसको कि HTML को कहाँ पे रन करना है, क्या रन करना है। तो सपोज़ मैंने PHP फाइल जो थी उसको सर्वर पे रखा हुआ है, तो मैं यहाँ से एक्सेस करना चाहूँगा मेरे ब्राउज़र से। तो ब्राउज़र में मैंने टाइप कर दिया vacation.php,
तो मेरे ब्राउज़र रिक्वेस्ट करेगा सर्वर के पास। ओके, तो सर्वर को मिल गई वो फाइल, सर्वर को जो डायनामिक स्क्रिप्ट थी हमारी PHP की वो फाइल मिल गई, और सर्वर क्या करेगा, उस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, उस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेगा, उसको इंटरप्रीट करेगा। इंटरप्रीट करेगा मीन्स उसको कन्वर्ट करेगा कंप्यूटर रीडेबल लैंग्वेज में। ओके, और उसको एज अ vacation.php से वो कन्वर्ट कर देगा एज अ HTML फाइल में। कहाँ पे कन्वर्ट कर देगा, HTML फाइल में, और वो HTML फाइल हमारे ब्राउज़र के पास सेंड होगी और हमारा ब्राउज़र जो है हमको दिखाएगा। यहाँ पे एक स्टेप इंक्रीज हो जाती है स्टैटिक वेबसाइट से यहाँ पे डायनेमिक वेबसाइट में, सिर्फ एक स्टेप का फ़र्क है, जहाँ पे यहाँ पे PHP फाइल को कन्वर्ट होता है HTML में, और वहाँ पे क्या होता था, स्टैटिक में HTML होती थी, डायरेक्टली हमारे ब्राउज़र पे आ जाता था। यहाँ पे होता है PHP को एज ए HTML में यहाँ पे इंटरप्रीट किया जाता है। ओके, अभी इंटरप्रीटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं, या तो कंपाइल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं, या तो कंपाइलर या तो इंटरप्रीटर क्या होता है, तो इस पर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ गाइज। अभी क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में बात करते हैं गाइज। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, तो सिंपल से लैंग्वेज में बताओ, यहाँ पे दो टाइप के एक्टर्स होते हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है, एक तो होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर्स। ओके, क्लाइंट्स होते हैं और क्या होता है, सर्वर्स होते हैं। तो सर्वर जो है ना वो एक कंप्यूटर का इस तरीके का एजेंट होता है जो कि नॉर्मली 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन और महीनों के 30 दिन, सिंपल में बोला जाए तो 24/7 हमेशा ये ऑन रहते हैं क्वेरी को लिसन करने के लिए। जो भी क्लाइंट होता है ना, क्लाइंट कोई भी रिक्वेस्ट करता है तो उसको लिसन करने के लिए हमेशा ये रेडी रहता है। इसको हम बोलेंगे सर्वर। 24 आवर्स अ डे ये हमेशा ऑन रहता है। कोई रिक्वेस्ट आती है तो ये रिस्पॉन्स करता है। ओके, तो क्लाइंट क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया दो टाइप्स के एक्टर्स होते हैं, क्लाइंट और सर्वर्स। तो क्लाइंट भी एक कंप्यूटर एजेंट होता है जो कि रिक्वेस्ट करता है, क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है और रिस्पॉन्स को रिसीव करता है। कहाँ से, तो सर्वर से। अभी सर्वर के पास ये रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर इसको रिस्पॉन्स करेगा, और जो सर्वर ने रिस्पॉन्स किया है उस रिस्पॉन्स को ये रिसीव करेगा, कौन, क्लाइंट। कौन से फॉर्म में, तो कोड्स हो गए, इमेजेस हो गए, टेक्स्ट फाइल्स हो गए, HTML फाइल हो गई, और जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी डेटा होगा उस फाइल में ये रिसीव करता है। और एक क्लाइंट रिसीव करके कहाँ पे देता है, जैसे कि आपने ब्राउज़र से रिक्वेस्ट किया तो आपके कंप्यूटर में जो क्लाइंट है, ब्राउज़र का जो क्लाइंट है, वो क्लाइंट जाएगा सर्वर पे, सर्वर से वो रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे ये फाइल चाहिए। तो सर्वर बोलेगा ओके मैं चेक करता हूँ मेरे पास है क्या। तो सर्वर उस फाइल को चेक करेगा, हाँ उसको फाइल मिल गई, तो बोलेगा भाई ये लो, उसने रिस्पॉन्स किया, सर्वर ने रिस्पॉन्स किया, ये लो। तो क्लाइंट क्या करेगा, उस रिस्पॉन्स को रिसीव करेगा। वो रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, वो रिस्पॉन्स कोड हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, टेक्स्ट फाइल्स हो सकते हैं, या तो कोई अदर फाइल्स भी हो सकती है। तो जो फाइल वो रिसीव करेगा क्लाइंट, वो आके आपके ब्राउज़र पे दे देगा और ब्राउज़र आपको डिस्प्ले करा देगा। तो ये सिंपल सा बात है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। इसको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लूप भी कहा जाता है। जैसे कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है, वहाँ से रिस्पॉन्स आ रही है, देन फिर से रिक्वेस्ट होगा, फिर से रिस्पॉन्स आ रही है। तो इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लूप भी इसको हम बोल सकते हैं। अभी डोमेन नेम सिस्टम क्या है, ओके, डोमेन नेम सिस्टम मतलब DNS। अभी डोमेन नेम सिस्टम में मैं बताऊँ आपको, TCP IP भी आता है। ओके, TCP होता है अपना नॉर्मल सा टेली कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, इसी को हम लोग TCP बोलते हैं। ओके, और जो हमारा IP होता है मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसको भी हम लोग समझेंगे और बाद में IP एड्रेसेस को समझेंगे। ओके, फिर हम लोग अच्छे से देखेंगे कि डोमेन नेम सिस्टम क्या है। TCP जो होता है ना वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। ओके, जैसे कि TCP पोर्ट होते हैं, हर एक पोर्ट अलग अलग काम के लिए होता है। जैसे कि फाइल ट्रांसफ़र करना हो तो उसके लिए 21 TCP पोर्ट आ गया। सिक्योर शेल मीन्स SSH आपने देखा होगा, तो वहाँ पे 22 पोर्ट आता है। ईमेल SMTP या तो POP3 हो गया, तो ईमेल के लिए 25,110 पोर्ट यहाँ पे यूज़ होता है। वेब HTTP के लिए 80 पोर्ट यूज़ होता है, और सिक्योर वेब के लिए मीन्स HTTPS के लिए 443 पोर्ट यूज़ होता है। तो ये जो अलग अलग सर्विसेज है, जैसे कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिक्योर शेल, ईमेल, वेब, सिक्योर वेब, तो ये जो अलग अलग सर्विसेज है ना, ये अलग अलग पोर्ट्स के हिसाब से काम करते हैं। तो अलग अलग सर्विस के लिए अलग अलग पोर्ट यहाँ पे दिया हुआ होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं TCP। अभी गाइस इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल मीन्स IP एड्रेस। ओके,
आईपी एड्रेस बोलते हैं हम लोग इसको, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस मतलब आईपी एड्रेस। अभी सपोज़ मुझे आपके घर पे आना है, ओके, या तो आपको मेरे घर पे आना है। मीन्स सपोज़ आपका नाम है रोशन और मुझे रोशन के घर पे जाना है, तो रोशन के घर का एड्रेस मुझे पता होना चाहिए। अगर मेरे पास रोशन के घर का एड्रेस नहीं है तो मैं रोशन के घर तक नहीं जा पाऊँगा। या तो मुझे आपका नाम नहीं पता तो मैं आपको कॉल नहीं कर पाऊँगा, मैं आपको बुला नहीं पाऊँगा, ओके। तो आपका घर हो गया वो एक आईपी एड्रेस हो गया, आपका नेम हो गया वो एक आईपी एड्रेस हो गया। तो हर एक डिवाइस जो है ना, हर एक डिवाइस जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, ओके, ऐसा हर एक डिवाइस जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है उसको एक आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है, ओके, जिससे कि उसको कॉल किया जाए। या तो आप हर किसी का एक यूनिक आधार नंबर होता है, ओके। मेरा आधार नंबर आपके आधार नंबर से मैच कभी नहीं होगा क्योंकि मेरी एक आइडेंटिटी अलग है। तो हर एक कंप्यूटर का, हर एक डिवाइस का, ओके, हर एक डिवाइस के यूनिक आइडेंटिटी बनाने के लिए उनको एक आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। अभी आईपी एड्रेस में भी ना एक नया आईपी एड्रेस आ गया। पहले तक क्या यूज़ होता था, IPv4 यूज़ हुआ करता था, जिसमें कि 4 से 8 बीट के कंपोनेंट्स यूज़ हुआ करते थे, 32 बीट्स के कंपोनेंट वहाँ पे यूज़ हुआ करते थे। लेकिन अभी अभी जो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो गया है, IPv6 एड्रेस आ चुका है यहाँ पे, जो कि 8 से 16 बीट कंपोनेंट्स तक की यहाँ पे रखता है। जैसे कि 128 बिट्स की यहाँ पे हम बोल सकते हैं IPv6 एड्रेस है। तो आईपी एड्रेस का काम क्या है, तो जैसे कि आईपी एड्रेस मैंने बताया आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, राइट। तो हर एक वेबसाइट का जो डोमेन नेम होता है, ओके, डोमेन नेम होता है। पहले डोमेन नेम नहीं हुआ करता था तो वहाँ पे यही कॉम्प्लिकेशंस आती थी। तो हर एक वेबसाइट का एक डोमेन नेम होता है, जैसे कि google.com हो गया, ओके। तो google.com हमारे लिए सही है, लेकिन उसके पीछे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी एक आईपी एड्रेस है, उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस। तो उस वेबसाइट का एड्रेस किस तरीके के हो सकता है, जैसे कि मैं बताऊँ 192.168.1.1 या तो 192.168.123.254 कुछ भी हो सकता है। तो ये नंबर्स अभी google.com हो गया, facebook.com हो गया, flipkart.com हो गया, amazon.com हो गया, तो इन सब को आप याद रख पा रहे हो। लेकिन अगर उसी जगह पे मैं रख देता कि गूगल के लिए 192.168.123.254 और मैंने अमेज़ॉन के लिए रखा हुआ है यहाँ पे 158.193.1.0.1, तो गाइज ये सब याद रखने के लिए ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो वहीं पे DNS का इन्वेंट किया गया, डोमेन नेम सिस्टम। वहाँ पे डोमेन नेम बनाया गया, हर एक आईपी एड्रेस को एक डोमेन नेम दिया गया। आपको क्या करना है, सिंपली आपके ब्राउज़र में जाना है, डोमेन नेम डालना है। जैसे ही आप डोमेन नेम को पुट करते हो, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ www.google.com, ओके, या तो www.funwebdev.com, तो क्या हो जाएगा कि आपके ब्राउज़र से क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करेगा सर्वर पे, ओके, सर्वर पे नहीं करेगा, डोमेन नेम सर्वर पे करेगा, ओके। डोमेन नेम सर्वर पे क्या करेगा कि ये दिखेगा, उसको बोलेगा मेरे पास www.funwebdev.com की वेबसाइट है, आप मुझे इसका आईपी एड्रेस दीजिए। तो डोमेन नेम सर्वर जो है ना वो क्या करेगा, वो बोलेगा रुको मैं सर्च करता हूँ। सर्च करने का बोलेगा ओके मुझे आईपी एड्रेस मिल चुका है, तो ये लो आईपी एड्रेस, जैसे कि रहेगा 66.147.244.79, ऐसे कुछ भी हो सकता है रैंडम। तो वो क्या होगा, रिसीव होगा किसके पास, ब्राउज़र के पास। रिटर्न आएगा किसके पास आएगा, रिटर्न आएगा ब्राउज़र के पास। और ब्राउज़र फिर से बोलेगा कि ये आईपी एड्रेस देगा, बोलेगा कि 66.147.244.79 इसका जो डिफ़ॉल्ट वेब पेज है ना वो मुझे दिखाओ। किसको बोलेगा, सर्वर को बोलेगा। देखो पहले क्या हुआ, पहले ब्राउज़र ने डोमेन नेम सर्वर से आईपी एड्रेस लिया, देन वही आईपी एड्रेस वेब सर्वर के पास भेजा और वेब सर्वर से उन्होंने डिफ़ॉल्ट वेब पेज की रिक्वेस्ट की और फिर वेब सर्वर ने वो पेज को यहाँ पे रिस्पॉन्स किया, देन वो पेज आपके ब्राउज़र पे आया एंड आपको डिस्प्ले हो गया। तो गाइज इस तरीके से कुछ काम चलता है हमारा DNS का। गाइज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स, URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स। तो URL के कुछ कंपोनेंट्स देखेंगे, जैसे कि हमारे ब्राउज़र के URL बार में, उसको URL बार ही बोलते हैं, तो URL बार में या तो सर्च बार ऊपर में जो टॉप में होता है हमारे पास,
तो उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको नाम बता दूँ, जैसे कि HTTP कोलन लिखा होता है ना, या तो HTTPS कोलन / तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोकॉल। ओके, फिर www.google.com ये जो हो गया ये डोमेन हो गया। ओके, फिर google.com के बाद /index.php क्वेश्चन मार्क होता है। ओके, क्वेश्चन मार्क होता है, तो index.php क्वेश्चन मार्क के पहले और google.com के बीच में जो होता है उसको हम बोलेंगे पाथ, और क्वेश्चन मार्क के बाद में जो होता है ना हैशटैग के पहले उसको बोलेंगे हम लोग क्वेरी स्ट्रिंग, और जो हैश के बाद में जो होता है लाइक कुछ भी हो सकता है उसको हम लोग बोलेंगे फ्रैगमेंट। तो क्वेरी स्ट्रिंग जो है ना उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन मार्क हो गया, एंड हो गया। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेलीमीटर्स। ओके, और जैसे कि कीज़ में बताना चाहूँगा, यहाँ पे यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, तो इसको हम बोलेंगे कीज़, और जो यूज़र नेम का जो यूज़र नेम है जॉन, पासवर्ड का जो पासवर्ड है ABCDEFG कुछ भी हो, तो उसको हम बोलते हैं वैल्यूज़। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो कि होता है HTTP, तो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट ATP HTTP प्रोटोकॉल इस्टेब्लिश होता है। ओके, ये हमेशा याद रखिए, बाय डिफ़ॉल्ट जो HTTP के लिए जो वेब के लिए होता है पोर्ट कौन सा होता है, 80 पोर्ट होता है। तो जो सर्वर होता है वो वेट करता है रिक्वेस्ट के लिए, और जैसे ही उसकी रिक्वेस्ट मिलती है तो रिस्पॉन्ड करता है। क्या रिस्पॉन्ड करता है, कोड रिस्पॉन्ड करता है, हेडर्स और ऑप्शनल जो भी मैसेज हो सकता है फाइल के अंदर जो भी इंक्लूड होगा उसको रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि यहाँ पे क्लाइंट ने सर्वर के पास रिक्वेस्ट किया, तो क्लाइंट उस रिक्वेस्ट को पढ़ेगा एंड देन वो रिस्पॉन्स करेगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से होता है। वेब रिक्वेस्ट कैसे होती है, ओके, जैसे कि हम सोचते हैं कि एक बार HTTP रिक्वेस्ट हुआ तो पूरी की पूरी होल साइट जो भी होती है पूरी की पूरी एक बार में हमारे पास आ जाती है, तो गाइस ऐसा नहीं होता। ओके, तो हमारे जो भी हमारी वेबसाइट होती है उसमें क्या होता है, अगर मैं स्टैटिक वेबसाइट की बात करूँ, सिंपल सी वेबसाइट की बात करूँ, तो मेरे पास हो गया HTML पेज, CSS हो गया, इमेज हो गया और जावास्क्रिप्ट हो गया मेरे पास। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि ब्राउज़र से हर एक बार एक सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट होगी। ओके, हर बार रिक्वेस्ट होगी। पहले रिक्वेस्ट होगी सपोज vacation.html, फिर वेब सर्वर के पास गई, देन सर्वर क्या करेगा, vacation.html की वेब पेज वाली जो फाइल है उसको ब्राउज़र पे रिटर्न करेगा। ओके, कहाँ पे रिटर्न करेगा, ब्राउज़र के पास। देन style.css फाइल की फिर से रिक्वेस्ट जाएगी। अभी HTML फाइल को ज़रूरत थी style.css की। ओके, HTML फाइल के अंदर हमने किसको लिंक किया, CSS को, तो HTML फाइल ने रिक्वेस्ट किया, पहले हमने HTML फाइल को बुलाया, देन HTML फाइल ने किसको बुलाया, style.css को बुलाया, तो style.css की रिक्वेस्ट गई वेब सर्वर पे, फिर वेब सर्वर से style.css की फ़ाइल आई, फिर हमारे HTML में इमेज की भी ज़रूरत थी तो इमेज की रिक्वेस्ट गई, फिर इमेज की रिक्वेस्ट गई, देन वेब सर्वर से इमेज की रिक्वेस्ट फिर से आई, इमेज हमारे पास आया ब्राउज़र के पास, देन सब कुछ एक बार कलेक्ट हो जाता है ना ब्राउज़र के पास, देन एक ही बार में ब्राउज़र आपको पूरी की पूरी वेबसाइट शो कर देता है। ये इतने फास्ट में होता है ना गाइस कि हमको पता नहीं चलता। HTTP के कुछ रिक्वेस्ट मेथड्स देखते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट होते हैं, हर एक रिक्वेस्ट जो है अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मतलब फीचर्स उनके अलग अलग होते हैं। जैसे कि सबसे कॉमन रिक्वेस्ट में यहाँ पे बताना चाहूँगा गेट रिक्वेस्ट क्या करता है, एक स्पेसिफिक फाइल या तो जो भी रिसोर्स है उसको सर्वर पे रिक्वेस्ट करता है। पोस्ट क्या करता है, सबमिट करता है फॉर्म की इन्फॉर्मेशन को, आपने फॉर्म फिल किया देन आप सबमिट करते हैं तो वहाँ पे पोस्ट होता है। पुट क्या करता है, अपलोड करता है फाइल को सर्वर पे। ओके, PUT पुट। हेड में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होती है फाइल के बारे में, ओके, जो कि सर्वर पे देना है, ना कि फाइल का कंटेंट। मैं यहाँ पे फाइल की कंटेंट की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे फाइल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो वाली इन्फॉर्मेशन होती है हेड के पास। ओके, और भी कई रिक्वेस्ट है जैसे कि डिलीट हो गया, कनेक्ट हो गया, ट्रेस हो गया और ऑप्शंस, ये सारे यूज़ होते हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ इसको। गेट रिक्वेस्ट क्या होती है, जैसे कि अगर गेट रिक्वेस्ट आप करते हो तो अगर गेट रिक्वेस्ट का यूज़ करके आपने फॉर्म को सबमिट किया तो जो भी आपका जैसे यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, जो भी सेंसिटिव डेटा है वो URL बार में दिखता है। लेकिन उसी जगह पे अगर आपको सिक्योर मेथड यूज़ करना है तो वहाँ पे आपको यूज़ करना है पोस्ट मेथड को। तो फॉर्म मेथड में अगर पोस्ट यूज़ करते हो आप तो वहाँ पे URL बार में जो भी डेटा रहेगा वो पूरा का पूरा इनक्रिप्टेड हो जाएगा, वहाँ पे कोई भी डेटा शो नहीं होगा।
ब्राउज़र के पास भी टूल होता है जैसे कि HTTP का। मॉडर्न ब्राउज़र्स में, हर एक ब्राउज़र में आपको मिल जाएगा। ब्राउज़र में जाते हो किसी वेब पेज पे, आप राइट क्लिक करते हो और आप जाते हो इंस्पेक्ट पे, ओके। तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा जो भी उनका ब्राउज़र का टूल है। आपको CSS HTML जो भी आपको कोड देखना है इसके अंदर, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिबग करना है, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाती है। वेब सर्वर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। वेब सर्वर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा बात मैंने बताया था आपको। वेब सर्वर क्या होता है, जैसे कि आपका एक कंप्यूटर है आपके पास लोकली है, उसको आपने एज अ नेटवर्क में रख दिया तो वो बन चुका है सर्वर, ओके। उसी को हम लोग बोलेंगे वेब सर्वर, जो कि रिस्पॉन्ड करेगा HTTP के रिक्वेस्ट्स को, ओके। तो सर्वर पे फाइल जा रही है, सर्वर से फाइल आ रही है, तो वहाँ पे फाइल्स को मैनेज करने के लिए एप्लीकेशन होती है, ओके। तो वो एप्लीकेशन क्या होती है, वो एप्लीकेशन हो सकती है जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वेब सर्वर सॉफ्टवेयर हो गया, डेटाबेस हो गया, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए डायनेमिक रिक्वेस्ट होती है, ओके। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जो कि प्रोसेस करेगी डायनेमिक रिक्वेस्ट को। तो ये जो है ना, ये पूरा का पूरा एक स्टैक है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब सर्वर सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये पूरा का पूरा स्टैक है। तो इसको हम बोलते हैं वेब स्टैक। अभी लैम्प सॉफ्टवेयर स्टैक क्या होता है, ओके। लैम्प सॉफ्टवेयर स्टैक के बारे में बताऊँ मैं, जैसे कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एल हो गया, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बाद में आता है अपैचे वेब सर्वर, ए आ गया। MySQL डेटाबेस, एम आ गया। और देन PHP स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। देखिए, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एल, अपैचे वेब सर्वर का ए, MySQL डेटाबेस का एम, और PHP स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का पी। तो इसको बोलते हैं हम लोग लैम्प सॉफ्टवेयर स्टैक, ओके। अगर कोई पूछता है तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। वीज़ा सॉफ्टवेयर स्टैक के बारे में बात करते हैं। जैसे कि बहुत सारे कॉरपोरेशंस है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है, वो यूज़ करते हैं, ओके। किसको यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के वीज़ा सॉफ्टवेयर स्टैक को, ओके। तो इसका मैं अगर बताना चाहूँ, जैसे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होती है इसमें, तो W का विंडोज़ आ गया, ओके, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। देन IIS वेब सर्वर होता है यहाँ पे, तो I आ गया यहाँ पे, W के बाद I। देन SQL सर्वर डेटाबेस होता है, S आ गया यहाँ पे। एंड देन ASP.NET होता है, तो WISA यहाँ पे हो चुका है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग वीज़ा सॉफ्टवेयर स्टैक, ओके। तो डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कॉरपोरेशंस में यूज़ होता है। रुको गाइज़, रुको, सब्र करो। तो गाइज़, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं आपको वेबसाइट्स कैसे वर्क्स करती है, उसके बैकएंड में क्या प्रोसेस होता है। गाइज़, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके। और भी अगर कोई डाउट्स होते हैं, कोई भी क्वेरीज़ होती है गाइज़, और भी कोई टॉपिक के ऊपर आपको नॉलेज चाहिए, या तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग रिलेटेड, या तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलेटेड, कोई भी वेब डेवलपमेंट रिलेटेड कोई भी कोर्स आप चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। मैं कोशिश करूँगा उसको जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आने की, ओके गाइज़। थैंक यू सो मच गाइज़ वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।